अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के बनाने के दो मकसद हैं। सबसे पहले ये कि इसका पैगाम मैं इमरान खान साहब तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि जो बातें मैं करूंगा उसका बिल वास्ता और बिला वास्ता ताल्लुक इमरान खान साहब और उनके ख्यालात से है। दूसरा ये मैं चाहता हूं कि आम लोग भी इस वीडियो को देखें और वो भी इसमें अपनी आरा शामिल करें और वो भी समझ सकें कि मैं क्या बयान करना चाह रहा हूं और मैं किस तरह चाह रहा हूं कि एक माशरे को, मईशत को एक बेहतर सिमत में ले जाया जा सके। वीडियो के नीचे मैंने टाइम स्टैम्प्स डाल दी हैं और उन टाइम स्टैम्प्स के ज़रिए आप किसी भी पॉइंट पर जंप इन कर सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तानी होने के नाते मुझे बहुत सारे स्कैम कॉल्स, बहुत सारी फेक कॉल्स, फेक मैसेजेस रिसीव होते हैं और ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आते हैं, मुख्तलिफ़ तरह से आते हैं, मुख्तलिफ़ नंबर से आते हैं। फ़ाहद मुस्तफ़ा जो कि हमारे मुल्क का माया नाज़ नाम है, उनके शो से रिलेटेड मैसेज आते हैं, दूसरे शो से रिलेटेड भी मैसेज आते हैं और यकीनन आपको भी आते होंगे। अगर आप एक आम शहरी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, तो ज़रूर आपको इन जैसे मैसेज भी आते होंगे। इसके साथ-साथ मुझे कुछ अरसे से एहसास प्रोग्राम से रिलेटेड भी मैसेज आना शुरू हो गए। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तानी हैं, तो आपको एहसास प्रोग्राम के मुतालिक यकीनन पता होगा। तो जब मुझे एहसास प्रोग्राम से रिलेटेड मैसेज आना शुरू हुए कि आपके इतने पैसे हैं, इतने पैसे निकले हैं, इतने पैसे रिसीव कर लें, तो वहाँ से मुझे ख़्याल आया कि ये मसला क्यों क्रिएट हुआ है, क्यों लोग फेक मैसेज करते हैं जिसमें पैसे ही क्यों लोग देते हैं दूसरे को और बहुत सारे लोग इस झांसे में आ जाते हैं, इस चकमे में आ जाते हैं और वो इस स्कैम का शिकार हो जाते हैं, बहुत सारे अपने पैसे गंवा बैठते हैं। तो इस चीज़ को मैंने थोड़ा इस पर रिसर्च की और इसको इस खोज लगाने की कोशिश की कि क्या वजह है। तो कुछ वजूहात मुझे सामने आई मेरे सामने और उन वजूहात का ज़िक्र करूँगा, कुछ कहानियाँ बताऊँगा आपको और कोशिश करूँगा कि वो कहानियाँ समझकर, वो कहानियाँ सुनकर आपको इसका हल भी मालूम हो जाए। ये एक मुसलमा हकीकत है कि हर माशरे में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं और कुछ बुराइयाँ भी। लेकिन हमारे माशरे में कुछ ऐसा निज़ाम बन गया है, कुछ ऐसा तरीक़ाकार बन गया है कि हम हमेशा नेगेटिव चीज़ को ही प्रमोट करते हैं और नेगेटिविटी को बढ़ावा देते हैं। अ, क्योंकि मैं एक माइंड साइंसेज़ का स्टूडेंट भी हूँ और माइंड साइंसेज़ पढ़ाता भी हूँ, तो मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि जब महंगाई, तबाही, बर्बादी, इन्फ्लेशन और इतने लोग मर गए, इतने लोग जल गए, इतनी तबाही होगी, इतनी बर्बादी होगी, जब ये चीज़ें बार-बार सुनाई जाती हैं, ये चीज़ें बार-बार हमारे कानों तक पहुँचाई जाती हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस उसको एक्सेप्ट करना शुरू हो जाता है और एक वक़्त ऐसा आता है कि हमें तमाम जगह सिर्फ़ तबाही, बर्बादी और बुरी चीज़ें ज़्यादा नज़र आनी शुरू हो जाती हैं और अच्छाई शायद हमें नज़र आना ही बंद हो जाती है। तो इस हवाले से मेरी कुछ गुज़ारिशात हैं और मैं समझता हूँ कि एहसास प्रोग्राम को लेकर अगर हम उसको थोड़ा-सा बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें, तो शायद हम एक बेहतर सिमत में जा सकते हैं। अगर हम रियासत मदीना की बात करें तो बिलाशुबा वो एक ऐसी फ़लाही रियासत थी और मैं समझता हूँ वो एक ऐसी फ़लाही रियासत, एक ऐसा नमूना है हमारे लिए आज भी, जबकि टेक्नोलॉजी भी मौजूद है, जबकि दुनिया बहुत चेंज हो चुकी है, जबकि हम समझते हैं कि इंसान बहुत तरक्की कर चुका है, लेकिन फिर भी वही असूल, वही कायदे हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं अगर उन्हें सही तरीके से अप्लाई किया जाए। लेकिन असल बात ये है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि रियासत मदीना क्या है और मदीना का मतलब क्या है। एक मशहूर हदीस है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कि तमाम लोग, तमाम मुसलमान इस पर मुत्तफ़िक हैं। उन्होंने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। तो इस फरमान को लेकर इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हज़ूर ने मदीनतुल इल्म कहा अपने आप को, मदीनतुल माल नहीं कहा, मदीनतुल दिरहम नहीं कहा, अपने आप को माल से नहीं जोड़ा, अपने आप को पैसे से नहीं जोड़ा, अपने आप को इल्म से जोड़ा।
اور اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ سوال کرنے آتے تھے، اپنے سوال پیش کرتے تھے، نہ کہ پیسے مانگنے آتے تھے، نہ کہ دولت مانگنے آتے تھے۔ ہاں، دولت کے لیے بھی وہ سوال کرتے تھے، تو حضور ان کو ایسے جواب دیتے تھے جن پر عمل کر کے، ایسی نصیحت کرتے تھے، ایسے طریقے بتاتے تھے جن پر عمل کر کے وہ شخص جو کہ اس بارے میں سوال کرتا تھا وہ امیر ہو جاتا تھا، اور انہوں نے بہت مال بھی بنایا بہت سارے لوگوں نے حضور کی باتوں پر عمل کر کے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حضور نے اپنے آپ کو مدینۃ العلم کہا ہے، تو ہمیں علم کو فروغ دینا چاہیے، اور علم سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں علم کو سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلے علم ہے کیا، اور علم کہاں سے آیا، اور علم نافع کیا ہے، اور ہمیں کس علم سے فائدہ ہو سکتا ہے اور کس علم سے نہیں ہو سکتا۔ جوزف اسٹالین، جو کہ تاریخ میں ظلم و بربریت کے حوالے سے جانا جاتا ہے، اس سے ایک واقعہ منسوب کیا جاتا ہے جس میں اس نے بتایا کہ حکومت کس طرح کی جاتی ہے، لوگوں کو بیوقوف کس طرح بنایا جا سکتا ہے۔ اس میں بھی اس نے اگر اس تمام واقعے کا جس نکالا جائے، اس تمام واقعے کا مغز نکالا جائے، تو اس میں اس نے یہ بتایا کہ ہم کس طرح لوگوں کو فری چیزیں دے کر، مفت میں چیزیں مہیا کر کے کسی کو فالوور تو بنا سکتے ہیں، کسی کو اسٹالورٹ تو بنا سکتے ہیں، کسی کو اپنا گرویدہ تو کر سکتے ہیں، لیکن معاشرے میں اگر چینج لے کے آنا ہے، معاشرے میں کو بہتر بنانا ہے، تو وہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی مفت خوراک دے کر یا چند روپے دے کر، جس سے اس کا ایک دن کا یا 2 دن کا گزارا ہو جائے۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اگر ہم کوئی چیز فری میں دے رہے ہیں تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا ایک عام انسان پر، کیا وہ عادی تو نہیں ہو جائے گا نشے کی طرح۔ آخر میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ مچھلی پکڑنا سکھائیں، نہ کہ فری میں کسی کو مچھلی پکڑ کے دے دیں۔ جب آپ کسی کو مچھلی پکڑنا سکھا دیتے ہیں تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مچھلی پکڑنا کتنا مشکل ہے، اس میں کتنی دقت ہوتی ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے، کتنا انتظار کرنا پڑتا ہے، کیا اوزار چاہیے، کتنا وقت چاہیے۔ یہ تمام پریشانیوں سے جب ایک انسان گزرتا ہے تو اسے قدر ہوتی ہے اس چھوٹی سی مچھلی کی بھی جو اس نے کئی گھنٹے لگا کر پکڑی ہوگی۔ تو جب آپ مچھلی پکڑنا سکھا دیں گے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور لیکن جب آپ فری میں، مفت میں ہر کسی کو مچھلی پلیٹ میں لا کر دیں گے تو شاید اس کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کے پیچھے کتنی محنت لگی ہے۔ اپنے قیمتی آراء سے مجھے ضرور مستفید کیجیے گا، اور مجھے بتائیے گا کہ میں اپنے چینل کو کس طرح بہتر کر سکتا ہوں۔ اگلے کسی اچھی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔